हेलो फ्रेंड्स, एसटीआई की लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सिद्धार्थ मौर्य है और मैं आपके लिए फिजिक्स का कंप्लीट लेक्चर लेकर आया हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ लेक्चर 4 यूनिट्स पार्ट 2। जिसने भी पार्ट 1 या उससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, कृपया पहले उसको देखें ताकि टॉपिक्स आपको पूरा समझ में आए। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स क्यों चाहिए और स्टैंडर्ड्स यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने ये भी देखा था कि सीजीपीएम की स्थापना 20 मई 1875 को हुई और वहीं डिसाइड हुआ कि स्टैंडर्ड यूनिट्स ऐसी होनी चाहिए जो दो प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करें। पहली कि वो कभी भी ना बदले, दूसरी जिसका इकाई रूपांतरण या तो कहें कि यूनिट कन्वर्जन आसानी से हो जाए और उसके लिए वो हमेशा उपलब्ध हो। और हमने जाना था कि यूनिट्स तो किसी क्वांटिटी की ही होती है, तो पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो बनानी पड़ेगी, माने मात्रक तो किसी मात्रा का होता है, तो पहले स्टैंडर्ड मात्राएं तो बनानी पड़ेंगी। और इसी को कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर मौलिक मात्राएं, जो कि 7 प्रकार की हैं। आज हम जानते हैं कि इन 7 मौलिक मात्राओं को या फंडामेंटल क्वांटिटीज को बनाया कैसे गया है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम यानी समय की। जब से मानव सभ्यता ने जन्म लिया है, इस धरती पे समय आंकना और इसकी गणना करते रहना एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। सूरज का उगना और फिर अस्त हो जाना यह एक निश्चित साइकिल में हमेशा चलता रहता है। ये एक रिपीटेटिव इवेंट है जिससे हमें समय का आभास होता है। आज से लगभग 30,000 साल पहले लोग इसी सूरज के मूवमेंट के हिसाब से समय की गणना करते थे। उसके बाद लोगों ने तारा मंडल को समझना चालू किया और उसके हिसाब से गणना करने लग गए। धीरे से लोगों ने चांद के डिफरेंट शेप्स को स्टडी करना शुरू कर दिया और उसके हिसाब से भी समय की गणना करने लगे। सूरज जैसे जैसे दिन में चढ़ता है, वस्तुओं की परछाई भी उसी के हिसाब से लंबी और छोटी होती रहती है, अथवा परछाई अपने डायरेक्शन, अपनी दिशा भी बदलती है। इसी नेचुरल फिनोमिना या प्राकृतिक घटनाओं को यूज करके लोगों ने सनडायल्स बनाए, जिसको हिंदी में धूप घड़ी कहते हैं। भारत में खुद ऐसी कई सनडायल्स हैं, जैसे कोणार्क का सन टेम्पल है, जयपुर का जंतर मंतर है। आपने ये सब पढ़ा होगा। आप खुद भी रिसर्च करिए और मुझे बताइए कि भारत में कितने सनडायल्स हैं और कहाँ हैं और उनकी एक्यूरेसी कितनी है। आप अपना खुद का सनडायल भी बना सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान होता है। लोगों ने अलग अलग टाइप के सनडायल्स बनाए। आप चाहें तो एक पेपर प्लेट और पेंसिल से भी इसे बना सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ट्राई करिए और मुझसे शेयर करिए। जब आप सनडायल्स बनाना चालू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सनडायल्स के साथ कुछ कुछ दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें क्या हैं, चलिए देखते हैं। पहली दिक्कत सनडायल के साथ ये है कि रात के समय में आप समय की गणना कर ही नहीं सकते, क्योंकि सूरज होता नहीं है तो परछाई किसकी बनेगी। तो रात के समय में आप समय की गणना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम है सनडायल्स के साथ कि पृथ्वी में अलग अलग जगह में सन से बनने वाले शैडो की लंबाई भी अलग अलग होती है। अगर सन डायरेक्टली आपके सिर के ऊपर है तो परछाई नहीं बनेगी। उसी प्रकार जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो आपकी परछाई उतनी लंबी होती जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपको डिफरेंट साइज के सनडायल्स बनाने पड़ेंगे जगह के हिसाब से। ये अलग चैलेंज है। तीसरी प्रॉब्लम है सनडायल्स के साथ, वो ये कि साल में हर दिन की लंबाई एक जैसी नहीं होती है। गर्मी में दिन बड़ा होता है और सर्दी में दिन छोटा होता है। इसलिए सनडायल्स एक अच्छा तरीका नहीं है समय को नापने का। और यह तथ्य तब तक नहीं माना गया था जब तक एस्ट्रोनॉमर्स ने यह नहीं मान लिया कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, और वो भी एलिप्टिकल यानी अंडाकार अक्ष में।
और यह भी कि पृथ्वी 23.5 डिग्री एंगल या तो कहें कोण में घूमती रहती है। सूरज इस एलिप्टिकल पाथ के सेंटर में नहीं होता है, बल्कि एलिप्स के एक फोकल पॉइंट पर होता है। इस वजह से पृथ्वी सूरज के करीब होती है जनवरी में और दूर होती है जुलाई में। क्या इसी वजह से सीजन होते हैं? चलिए सोचते हैं। जब अर्थ सूरज के सबसे करीब होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गर्मी का सीजन होना चाहिए, मगर ऐसा है नहीं। यह आश्चर्यचकित करने वाली फिजिक्स को और डेप्थ में समझते हैं। सितंबर 23 को जो पृथ्वी की पोजीशन होती है, वहां सूरज की किरणें सीधा इक्वेटर पे पड़ती हैं, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। जैसे पृथ्वी आगे घूमती हुई दिसंबर 22 पर आती है तो पृथ्वी पहले के कंपैरिजन में सूरज से दूर चली जाती है और इस पोजीशन में पृथ्वी का जो टिल्ट है माने बेंडिंग है सबसे ज्यादा होती है। सूरज की किरणें अब डायरेक्टली 23.5 डिग्री एंगल पे अर्थ को हिट कर रही होती है, या तो कहेंगे सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हिंदी में मकर रेखा कहते हैं, उस पर डायरेक्टली पड़ रही होती हैं। यहाँ ध्यान से देखें तो समझ में आएगा कि आर्कटिक सर्कल जो कि हमारा साउथ पोल है, वहाँ 24 घंटे सनलाइट रहेगी, माने कि वहाँ कभी दिन नहीं ढलेगा। इस कारण पृथ्वी के दक्षिण भाग में गर्मी का मौसम होता है। इसी का विपरीत होता है आर्कटिक सर्कल में, जिसे नॉर्थ पोल कहते हैं। यहाँ 24 घंटे रात ही रहती है। पृथ्वी के उत्तरी भाग में ठंड का मौसम होता है। अब जब पृथ्वी आगे बढ़ती है तो पृथ्वी अगेन सन के करीब पहुंच जाती है और दिन आता है 22 मार्च। यहाँ फिर से पृथ्वी के सारे भाग में सनलाइट पड़ती है, जिसके कारण इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्वेटर से फिर से सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। फिर जब पृथ्वी आगे बढ़कर जून 22 पे आती है तो नॉर्थ पोल सन की तरफ झुक जाता है, इसलिए नॉर्थ पोल ज्यादा से ज्यादा सनलाइट रिसीव करता है हर दिन। इसलिए जून 22 को पृथ्वी के उत्तरी भाग में गर्मी का सीजन होता है। नॉर्थ पोल में जो आर्कटिक सर्कल है वहाँ 24 घंटे सनलाइट रहती है, यानी दिन रहता है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, उसके ऊपर सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है, जो कि 23.5 डिग्री है। तो पृथ्वी पे डिफरेंट सीजन होने के लिए पृथ्वी का 23.5 डिग्री का टिल्ट और उसका रोटेशन सन के अक्रॉस, उसका रिवोल्यूशन, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे का सीजन बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे कि जून में इक्वेटर के अपर पार्ट में गर्मी का मौसम होता है, तो लोअर पार्ट में विंटर होता है, यानी ठंडी का मौसम। और इस डायग्राम में आप साफ साफ समझ सकते हैं कि अर्थ के टिल्ट के कारण इक्वेटर के ऊपर वाले भाग में ज़्यादा सनलाइट गिर रही होती है और वहीं ज़्यादा एरिया में गिर रही होती है, इसलिए गर्मी में दिन बड़े होते हैं। वहीं दिसंबर में अपर पार्ट में कम सनलाइट गिरती है, वो भी कम एरिया में, इसलिए ठंडियों में दिन छोटे होते हैं। इसी सब रीज़न के कारण हम सूरज की किरणों पे गणना करने वाले यंत्रों को कभी एक्यूरेटली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए इस मेथड से स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बनाई जा सकती समय की। तो फिर लोगों ने वाटर क्लॉक यूज करना शुरू कर दिया, जिसे कहते हैं जल घटिका। एक बड़े से पात्र में जल भर दीजिए और फिर छोटे पात्र में होल करके उसे बड़े पात्र में रख दीजिए। धीरे धीरे पानी इस छोटे पात्र में भरता जाता है और जब उसका वजन ज्यादा हो जाता है तो यह पात्र डूब जाता है। इस मेथड को यूज करके लोग समय की गणना भी करते थे, परंतु ग्रेविटी हर ग्रह में एक जैसी नहीं होती और ना ही सब लोगों के पास रखे पात्र एक जैसे होते हैं, इसलिए यह भी स्टैंडर्ड टाइम की यूनिट नहीं बन सकती। सैंड क्लॉक आप सभी ने मूवीज में देखा होगा। कितना सैंड ऊपर से नीचे गिर गया उसके हिसाब से समय की गणना करते हैं, मगर इसके साथ ही यही दिक्कत है कि वाटर क्लॉक के साथ थी कि हर जगह पे आप इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेविटी अलग होने के कारण सैंड के गिरने का वक्त भी अलग होता है। तो ये भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बन सकती। 1960 से पहले सीजीपीएम ने समय को मीन सोलर डे के हिसाब से कैलकुलेट किया था। तो 1 सेकेंड
का डेफिनेशन दिया गया कि आपका जितना मीन सोलर डे होता है, अगर मैं उसे 86400 से डिवाइड कर दूं तो 1 सेकंड इसके बराबर आएगा, ये जो भी समय होता है। मीन सोलर डे क्या होता है और इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी गणना को एस्ट्रोनॉमर्स पे छोड़ दिया गया। मीन सोलर डे को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सोलर डे क्या होता है, और उससे भी पहले जानना पड़ेगा कि सोलर टाइम क्या होता है। सन की पोजीशन के हिसाब से गणना करने को सोलर टाइम कहते हैं। मैंने क्या कहा? सन की पोजीशन के हिसाब से गणना करने को सोलर टाइम कहते हैं। सोलर टाइम की फंडामेंटल यूनिट क्या हुई फिर? एक दिन, क्योंकि सन जो है अपने सेम पोजीशन पे एक दिन बाद ही आता है, तो इसलिए सोलर टाइम की फंडामेंटल यूनिट हुई एक दिन। आप जब सूरज की कोई पोजीशन देखते हैं आकाश में, तो अपने आप से पूछिए कि सूरज वापस इस पोजीशन में कितनी देर बाद आएगा, तो आपको आंसर मिलेगा एक दिन बाद, और इसी ड्यूरेशन को सोलर डे कहते हैं। लेकिन पृथ्वी की रोटेशन स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, इसलिए सोलर डे भी थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं होता। सितंबर में पृथ्वी कम समय में पूरा चक्कर लगा लेती है दिसंबर के कंपैरिजन में, इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स ने मीन यानी एवरेज सोलर डे निकाला पूरे साल का, और उस सोलर डे को जब 86400 से डिवाइड करते हैं तो 1 सेकेंड का ड्यूरेशन आता है। 1960 से पहले तक सीजीपीएम ने यही डेफिनेशन यूज की 1 सेकेंड को डिफाइन करने की। जैसे जैसे एस्ट्रोनॉमी या तो कहें अंतरिक्ष विज्ञान ने डेवलप किया, तो एस्ट्रोनॉमर्स ने बताया कि ये मीन सोलर डे का ड्यूरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी हर सेंचुरी में यानी हर 100 साल में 1.4 मिलीसेकंड बढ़ जाता है। इसलिए फिर सीजीपीएम ने 1960 में इसकी डेफिनेशन चेंज की और उसको ट्रॉपिकल ईयर के बेसिस पे रखा गया, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं। अगर मैं ट्रॉपिकल ईयर को डिवाइड करता हूं 31556925.9747 से, तो इसकी जो वैल्यू आती है इसको हम कहते हैं 1 सेकंड का ड्यूरेशन। ओके, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया था। ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है इसको समझने के लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपके लिए ट्रॉपिकल ईयर पे एक अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। आपकी जानकारी के लिए इतना बता देता हूं कि ट्रॉपिकल ईयर का ड्यूरेशन भी कांस्टेंट नहीं होता है, इसलिए इसे भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बना सकते। इसके बाद जैसे जैसे एटम्स या अणुओं के आविष्कार होने चालू हुए और उस पर स्टडी करना लोगों ने चालू किया, तो पता चला कि अणुओं की दुनिया में जो परिगमन होता है या तो कहें कि जो ट्रांजिशंस होते हैं, उससे समय की गणना बहुत ही सटीक तरीके से की जा सकती है और वो कभी बदलते भी नहीं है। जैसे सीजियम 133 एटम के आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन 2 हाइपरफाइन लेवल में ऑसिलेट करता है तो उससे तरंगे बनती हैं, जिसे हम वेव्स कहते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वेव्स के एक पीरियड कंप्लीट करने में जो वक्त लगता है उसे हम सिंपल 1 पीरियड कह सकते हैं। क्या मैंने वेव को एक कंप्लीट पीरियड जो कंप्लीट करने में समय लग रहा है उसे मैं 1 पीरियड कह सकता हूं। जब ये वेव एग्जैक्टली 9192631770 पीरियड तय करती है तो उस समय को हम कहते हैं 1 सेकेंड। ये डेफिनेशन सीजीपीएम ने अपनाई है 1967 से 1968 के बीच में। लेटेस्ट सीजीपीएम का डेफिनेशन भी 1 सेकेंड का यही है और यही टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट भी है। 2018 में सीजीपीएम ने थोड़ा बहुत डेफिनेशन को चेंज किया था, बट उन्होंने बेस सीजियम 133 को ही रखा था। तो फाइनल आज अगर कोई आपसे 1 सेकेंड का डेफिनेशन पूछता है तो वो 1 सेकेंड का डेफिनेशन यही है
कि कोई सीजियम 133 के एटम का जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, जब वो 2 हाइपरफाइन लेवल में ऑसिलेट करता है, उससे जो वेव्स निकलती हैं और उस वेव्स का जो एक पीरियड होता है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9192631770 से, तो जो समय आता है उस समय को हम 1 सेकंड कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई समय की पूरी हिस्ट्री की कहाँ से हमने कैलकुलेट करना चालू किया था, और जब सीजीपीएम की स्थापना हुई और जब हम स्टैंडर्ड यूनिट फाइंड करना चालू किए तो इन दी एंड हम कौन से डेफिनेशन पर आए। और ये जो अणुओं में जो भी हो रहा है ये हर जगह कांस्टेंट है। डजंट मैटर आप कौन सी पृथ्वी पे हैं, डजंट मैटर आप कौन से देश में जाते हैं और आप किस कंडीशन में कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो पीरियड होता है सीजियम एटम के इलेक्ट्रॉन का हाइपरफाइन लेवल में जो ऑसिलेशन हो रहा है उसका जो समय है ये हमेशा सेम होता है। तो ये डेफिनेशन जो है ये काफ़ी सटीक है क्योंकि 1 सेकंड कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया है अच्छी तरीके से तो आप क्वेश्चंस बना सकते हैं जो कि आगे की स्लाइड्स में मैं दिखा रहा हूं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टू हैव मोर फन विद फिजिक्स। थैंक यू।